आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया, खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ। सूरज की पलकों तले धूप बनते हैं हम, जादुई है ये जहां, है नहीं कोई गम। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर। इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। सारे के सारे साथियों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक नए दिन आप सभी साथियों का। आज एक नई दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं अपन। उस नई दुनिया का नाम है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो आप सारे साथियों का साइकेट्रिक नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग की दुनिया में स्वागत है। आज से एक नए दिन आपका ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि सारे के सारे साथियों को पता है कि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस हर एग्जाम के अंदर 10 से 15% वेटेज रखता है। साथ में यदि किसी एग्जाम को टिपिकल बनाना होता है एग्जामिनर के द्वारा, तो उसमें साइकेट्रिक नर्सिंग के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर डाले जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट को आज के दिन अपन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको इसका परिचय दे दूं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक नर्सिंग सभी तो नहीं, पर बहुत सारे साथियों के लिए बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है। बोले तो बहुत टिपिकल लगता है। बहुत सारे साथियों को यह पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग भी लगता है। अच्छा, टिपिकल लगने के कुछ जेन्युइन से कारण भी है। कारण नंबर 1 कि सब्जेक्ट के अंदर जो टर्म आती हैं वो किसी और सब्जेक्ट में नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल के लिए ओबीजी है, पीडिया है, मेडिकल सर्जिकल है, वहां सारी जगह हीमोलाइसिस का मतलब समान होगा, हेमेटोमेसिस मेलेना का मतलब समान होगा। तो वहां पर जो टर्म है वो एक जैसी टर्म है जो सारे सब्जेक्टों में यूटिलाइज होती है। यहां जो टर्म है बोले तो टेंजेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी, इल्यूजन, इनफिडिलिटी, ये सारे के सारे शब्द मैं बोल रहा हूं जो कोई और सब्जेक्ट में शायद आपको सुनने को नहीं मिलते। तो एक तो जो उसमें टर्म है वो स्पेसिफाई टर्म है, पॉइंट नंबर 1। मैं विशेषता बता रहा हूं कि यह सब्जेक्ट कठिन है। तो कठिन क्यों है? एक तो इसकी टर्मिनोलॉजी और सब्जेक्टों में आने वाली टर्म से पूरी तरीके से भिन्न है। पॉइंट नंबर 2, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में
अपनी क्लिनिकल ड्यूटीज ना के बराबर होती। आप सारे के सारे साथियों से यदि मैं क्वेरी करूं कि कितने दिन आपने ड्यूटी की, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, तो मुश्किल से 10-20% साथी ऐसे होंगे जिनका जवाब होगा कि हमने 1 महीने से ज्यादा ड्यूटी की है। अदरवाइज तो ड्यूटी होती नहीं। जिनकी ड्यूटी होती भी है वो हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले से माइंड सेटअप होता है कि वहां तो भैया खतरनाक मरीज होंगे, पता नहीं कब बाल्टी उठाकर सर पे मार दे, तो दूर ही रहो। बस हद करके ड्यूटी पे भी जाते हैं तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों से अपन फाइल लेते हैं, मरीज में के सारे डाटा भर लेते हैं, दैट्स ऑल। मरीज से पूरे 10 फीट की दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि मन में यह आशंका होती है कि पता नहीं कब वायलेंट हो जाए, कब जाकर अटैक कर दे। इसलिए अपन को टिपिकल लगता है। जनरल हॉस्पिटल में सभी साथियों ने ड्यूटियां की होंगी, तो वहां पर नॉर्मल जो मरीज अपन ने देखे हैं, सिम्टम देखे हैं, फाइलें पड़ी हैं, तो काफी सारी जानकारी अपन को मिलती है। तो इसमें अपन ड्यूटी नहीं करते, इसलिए यह सब्जेक्ट कठिन है। इस सब्जेक्ट में केवल थ्योरी को पढ़ के अपना उद्देश्य इतना सा होता है कि बस ठीक ठाक नंबर आ जाए, अपना काम चल जाए, फिर तो इसकी तरफ देखना नहीं है। परंतु यह वर्तमान में कंपटीशन का दौर है, और कंपटीशन के दौर में इस सब्जेक्ट की अनदेखी करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। बोला जाए तो इस सब्जेक्ट को देखना ही पड़ेगा आपको, यदि अचीवमेंट अपन को चाहिए। तो अल्टीमेटली अपन ड्यूटी नहीं करते हैं, करते भी हैं तो मरीजों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, 10 फीट की दूरी बनाए रखते हैं, उनसे बात ही नहीं करते हैं, और साथ में वहां काम करने वाले साथी भी इस साइकेट्रिक के बारे में इतने ज्यादा अवेयर नहीं होते हैं जो अपन को सिखाएं। तो अल्टीमेटली इस वजह से यह सब्जेक्ट कमजोर रह जाता है। बहुत सारे साथियों के लिए यह सब्जेक्ट काफी इंटरेस्टिंग भी है। बोला जाए तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो अपन को नॉर्मल आसपास देखने को मिलते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिन साथियों ने पढ़ा हुआ है तो आसपास अड़ोसी पड़ोसी में भी अपन को ये बीमारियां देखने को मिल जाती हैं, या किसी नॉन रिश्तेदार में देखने को मिल जाती है। आभास होता है कि हाँ यार, इसको ऑब्सेशन हो सकता है, इसको कंपल्सन हो सकता है, इसको फोबिया हो सकता है, इसको एंजाइटी हो सकती है, नॉर्मल सी बीमारी। तो अल्टीमेटली अब अपन इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में बता दूं पहले, चाहे कोई गलती रही है नहीं रही है, अब अपन पूरी तरीके से इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ने वाले हैं। आने वाले टाइम में 60 से 70 घंटे का पूरा सिलेबस होगा। इस 60 से 70 घंटे के सिलेबस में पूरी की पूरी साइकेट्री आपको पढ़ाई जाएगी। पढ़ने के बाद ऐसा मेरा अनुभव रहा है कि जिन्होंने भी पूरी की पूरी क्लासें ली हैं, उन साथियों के लिए चाहे शुरुआत में ये सब्जेक्ट कठिन लगता हो, बट उसके बाद में ये सब्जेक्ट उनका फेवरेट हो जाता है। काफी अच्छी नॉलेज गेन होती है, बशर्ते आप पूरा का पूरा साथ दें। तो पूरी उम्मीद की आने वाले 60 से 70 घंटे आप इन क्लासों का पूरी तरीके से आनंद लेने। साथ में मैं इस सारे के सारे सब्जेक्ट में आने वाली टर्म को प्योर प्रैक्टिकली आपको पढ़ाने वाला हूं। एक एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रहेगा, 100% ध्यान रहेगा। आप इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल करेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस कि आस पड़ोस में या कहीं पर भी आपको इस तरह के सिम्टम लगेंगे तो आपको शायद ये साइकेट्री याद आएगी कि हाँ, इस पर्टिकुलर पर्सन में ये बीमारी हो सकती है। ये 60 से 70 घंटे में यदि मैं टुकड़ों में बांटूं, विभाजित करूं, तो शुरुआती 30 घंटे बेहद इंपॉर्टेंट हैं। शुरुआती 30 घंटे में मैं पूरा का पूरा साइकेट्रिक का आपको बेस पढ़ाऊंगा। वो बेस यदि आपने पढ़ लिया और पूरा ध्यान लगा लिया, एक एक शब्द को समझ लिया, तो आने वाले 40 घंटे काफी इजी होने वाले हैं। ये मेरा दावा है आपसे, बशर्ते कि आप बीच की एक भी क्लास को मिस ना करें। अगर गलती से आपने बीच की 2 क्लासें मिस कर दी हैं तो उससे आगे आने वाली क्लासेज में आपको कठिनाई आने वाली है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इज दैट क्लियर? तो पूरी उम्मीद की आने वाले 60 से 70 घंटे पूरे के पूरे इंटरेस्ट के साथ आप और मैं मिलकर इस मेंटल हेल्थ नर्सिंग को कठिन से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका परिचय हो गया। स्टार्टिंग करते हैं अपन मेंटल हेल्थ नर्सिंग की। ये अपन पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपन इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का डेवलपमेंट कहां से हुआ, कैसे हुआ, पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त हुए, अभी भी क्या क्या अचीवमेंट प्राप्त हो रहे हैं। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स कौन थी, फर्स्ट साइकेट्रिस्ट या मॉडर्न
साइकेट्रिक के फादर कौन है, साइकोलॉजी के फादर कौन है, ये सारे के सारे वर्ड अपन आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री। यहां पर एक और आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि यहां पर आप पढ़ेंगे साथ में नोट्स जो आपके पास उपलब्ध हैं उनको भी पढ़ेंगे। 1-2% ऐसा हो सकता है कि यहां के डाटा और वहां के डाटा में आपको डिफरेंसेज लगे। अब डिफरेंसेज आपको लगेगा तो महसूस करेंगे कि कौन से डाटा को सही माना जाए। तो यहां पर जो आपको पढ़ाया जाएगा वो टोटली ऑथेंटिक डाटा होगा, 1% भी उसमें कोई कमी नहीं होगी। बोला जाए तो 101% ये ही डाटा है जो आपको याद रखना। अगर आपकी सीट में या नोट्स में कहीं पर कुछ और लिखा हुआ है और यहां पर बताया जा रहा डाटा अलग है तो इसको ऑथेंटिक माने, आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो लिखा हुआ डाटा है हो सकता है 1-8% कोई मिस्टेक हो गई हो, तो ये वाला डाटा जो आपको बताया जाएगा पूरी तरीके से ऑथेंटिक है और इसी को सही मानते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलें शुरू करते हैं अपन पहला टॉपिक कि पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ साइकेट्रिक का, मेंटल हेल्थ का या मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। तो देखें कई सारे फेजों से गुजरना पड़ा, कई सारे फेजों से गुजरना पड़ा। अपन बात करें सन 1600 के दौर के अंदर, जब साइकेट्रिक का कोई नामो निशान था ही नहीं, वर्ड था ही नहीं, मेंटल हेल्थ से संबंधित कोई बात थी नहीं, तो क्या उस जमाने में 1400, 1500, 1600 के दौरान मानसिक रोगी नहीं होते होंगे? होते होंगे, निश्चित तौर पर होते होंगे। अब चूंकि उस दौरान मानसिक रोगी होते और कोई पागलपन वाली हरकत करता सन 1400-1500 के दौर में, तो क्या उन मानसिक रोगियों का किसी तरह का कोई इलाज होता था? आंसर है नो। साइकेट्रिक नाम की या मेंटल हेल्थ नर्सिंग नाम की या साइकेट्री नाम की कोई चीज उस दौर में उपलब्ध नहीं थी। परंतु ऐसा थोड़ी है कि आज उपलब्ध है तो आज से ही मानसिक रोगी डेवलप हुए हैं, नहीं। HIV की खोज जब हुई, क्या उससे पहले HIV विद्यमान नहीं था? था, खोज अब हुई है। अल्टीमेटली पहले भी मानसिक रोगी हुआ करते होंगे, परंतु उस दौर में मानसिक रोगियों का कोई भी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था। तो सबसे पहले दौर के बारे में अपन चर्चा करें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला दौर था, उस पर्टिकुलर दौर को साइकेट्रिक के फील्ड में नाम दिया गया है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। उस पर्टिकुलर दौर को नाम दिया गया है पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। देखें ये जो पहला वर्ड आपके सामने बोर्ड पर लिखा जा रहा है परसिक्यूशन, ये शब्द एक बार नहीं 50 बार इस्तेमाल होगा पूरी की पूरी क्लासेज के अंदर। और आज के बाद ये शब्द कहीं कभी भी आ जाए तो हमेशा ये वाला आंसर इसका आपको दिमाग में रखना। परसिक्यूशन शब्द का मतलब होता है शक या संदेह करना। देखें क्या मतलब है, ये जो सबसे पहला दौर 1400-1500 के दौर में था, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, इस दौर में भी मानसिक रोगी हुआ करते थे। परंतु इस दौर के अंदर किसी भूत प्रेत या आत्मा को मानसिक रोगों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। कोई इंसान पागलपन की हरकत करने लगा तो वहां पर गांव में रहने वाले जो लोग होते थे वो ऐसा मानते थे कि किसी भूत प्रेत या आत्मा ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया है। अब ये आत्मा इतनी टिपिकल है कि यह आत्मा एक से दूसरे इंसान में भी जाएगी, दूसरे से तीसरे इंसान में भी जाएगी। तो आखिर ऐसे इंसान का क्या किया जाए? तो उपाय ये किया जाता था कि उस पर्टिकुलर इंसान को उस गांव से उठाया जाता। बहुत सारे गांव के लोग उसको रस्सियों से बांध कर ले जाते, दूर कहीं गांव से दूर जंगल में छोड़ दिया जाता, रस्सियों के द्वारा पेड़ से बांध दिया जाता और फिर कोई भी आने जाने वाला उस पर पत्थर बरसाता। खाना पीना उसको नहीं दिया जाता
और कुछ ही दिनों में वह इंसान एक्सपायर हो जाता और गांव वालों का ऐसा मानना होता था कि जो आत्मा थी वो निकल गई और इसका जाना तो वैसे भी तय था। बेसिकली अपन बात करें तो क्रूर व्यवहार इन पर्टिकुलर मानसिक रोगियों के साथ किया जाता था। चूंकि उस दौर में किसी भी तरह की कोई अवेयरनेस नहीं थी, तो वो एक शक या संदेह वाला दौर था कि भैया मानसिक रोग हो गया, किससे हुआ? भूत प्रेत से हुआ, आत्मा से हुआ, इंसान के शरीर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया, आत्मा के प्रवेश करने के बाद इस तरह की हरकतें होने लगी, क्या करें इसका? सारे गांव की मीटिंग बैठती कि इसको बाहर जंगल में छोड़ दो, पेड़ से बांध दो, पत्थर बरसाओ और मार डालो, अदरवाइज तो यह आत्मा पूरे के पूरे गांव वालों को दूषित कर देगी। तो सारे गांव वालों के द्वारा या सारे लोगों के द्वारा शक और संदेह किया जाता था और इस पर्टिकुलर दौर में मानसिक रोगियों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था और मानसिक रोगों का किसी तरह का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं था। तो यह संदेह वाला पहला दौर था साइकेट्रिक के फील्ड में, जिसको नाम दिया गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। तो पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो यह वर्ड बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर दौर में भी मानसिक रोग होते थे। इस पर्टिकुलर दौर में भी मानसिक रोग होते थे। बोले तो मेंटल इलनेस जब से इंसान का जन्म हुआ है तब से विद्यमान है, परंतु इस मेंटल इलनेस के लिए किसी भी गोस्ट को या ब्लैक स्पिरिट को जिम्मेदार माना जाता था। किसी भूत प्रेत को या ब्लैक स्पिरिट को जिम्मेदार माना जाता था। क्या इस दौर के अंदर मानसिक रोगियों का किसी तरह का कोई इलाज किया जाता था? नहीं किया जाता था। इस पर्टिकुलर दौर में कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। तो यहां अपन बोलेंगे नो ट्रीटमेंट अवेलेबल, नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटली इल पर्सन, कि मानसिक रोगियों के लिए इस पहले दौर में किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था। यह पहला पीरियड था जिसको नाम दिया गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। इस दौर के अंदर जिन लोगों में मानसिक रोग हुआ करता था उनको गांव वालों के द्वारा गांव से बाहर निकाल दिया जाता, पेड़ से बांध दिया जाता, खाना पीना बंद कर दिया जाता और पत्थर बरसाकर उनको मार दिया जाता था, क्योंकि उस दौर में गोस्ट या ब्लैक स्पिरिट को इन मानसिक रोगों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इस पर्टिकुलर दौर में मानसिक रोगियों का किसी भी तरह का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। इसके बाद जैसे जैसे समय आगे गुजरा, साइंस ने उन्नति की और ये जो क्रूरता थी उसके विरोध में बहुत सारे लोग उतरे कि यार किसी भी इंसान में मान के चलो कुछ भी हो रहा है, भूत प्रेत आत्मा भी आ रही है, तो उसको पत्थर बरसा के मारना कहां का इंसाफ है? चलो आप चाहते हो कि यह गांव में ना फैले तो इसको गांव से दूर किसी जगह पर छोड़ाओ और ये बेचारा या बेचारी जिसमें भी ये रोग हो रहा है कम से कम उसको खाना पीना तो दो। इस तरह की क्रूरता करना इनके साथ सही नहीं है। तो गांव वालों ने या लोगों ने गांव से बहुत दूर जंगलों में कुछ छोटे छोटे घर बना दिए और जैसे ही किसी इंसान में मानसिक रोग होता तो मान्यता वही कि भूत प्रेत आ गया, उसको वहां से उठाकर बाहर जंगल में छोड़ दिया जाता और वहां छोड़ने के बाद उस घर में उसको रखा जाता, रस्सियों से बेल से उसको बांध दिया जाता और वहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान उनको खाने पीने की पूर्ति कर देता। इसका मतलब है एक बात तो अच्छी हुई कि मारना छोड़ दिया लोगों ने। लोगों की यह धारणा बन गई कि इनको इकट्ठा करो और एक किसी रहने वाली जगह पर डाल दो, किसी रहने वाली जगह पर डाल दो। और जो रहने वाली जगह इनके लिए बनाई गई, रहने के लिए जो घर इनके लिए तैयार किया गया, उसको उस दौरान इनका आश्रय स्थल नाम दिया गया। तो उस दौर में कम से कम इन पर अत्याचार होना या इनको मारना बंद हो गया। दवाई उस दौर में भी उपलब्ध नहीं थी। हां, खाने पीने की पूर्ति होने लगी। देखो, घर में रह रहे हैं तो वहां पर इंसान सो सकता है, तो इंसान की स्लिप पूरी होने लगी। खाना पीना गांव वालों के द्वारा भिजवाया जाने लगा। तो जो क्रूरता हो रही थी पहले दौर में, वो इस पर्टिकुलर दौर के अंदर बंद हो गई। और इस पर्टिकुलर दौर का कंसेप्ट ये बनाया कि सारे के सारे मानसिक रोगी जिनमें भी मानसिक रोग हो रहा है उनको आप इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद उनको जंगल में जो अपन ने आशियाना बनाया है रहने के लिए,
उसमें डाल दिया जाए। तो वो जो पर्टिकुलर दौर था, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के बाद जो दौर आया, उस पर्टिकुलर दौर को नाम दिया गया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का बेसिक मतलब जितने भी मानसिक रोगी हैं सभी को वहां से उठाओ और दूर कहीं जंगल में रहने के लिए छोड़ दो। इस पर्टिकुलर दौर में भी किसी तरह का कोई इलाज मानसिक रोगियों के लिए उपलब्ध नहीं था। यहां भी मानसिक रोगी थे, बोले तो यहां अपन कह सकते हैं कि मेंटल इलनेस यहां भी मौजूद थी, मेंटल इलनेस यहां भी मौजूद थी। परंतु ये जो मानसिक रोगी हुआ करते थे उनको गांव से दूर जंगल में रहने वाली जगह पर छोड़ दिया गया, और ये जो रहने वाली जगह इनके लिए बनाई गई, इस रहने वाली जगह को नाम दिया असाइलम। असाइलम को हिंदी में अपन बोलें तो नाम दे सकते हैं आश्रय स्थल, हिंदी में अपन बोलें तो नाम दे सकते हैं आश्रय स्थल, बोले तो सर छुपाने वाली जगह। वहां पर इन रोगियों को छोड़ दिया गया। क्या इन असाइलम में रखकर इन लोगों का इलाज किया करते थे? नहीं, इस पर्टिकुलर दौर में भी मानसिक रोगियों का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। इस पर्टिकुलर दौर में भी मानसिक रोगियों का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। तो यहां भी अपन बोलेंगे देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटल इल पर्सन, देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटल इल पर्सन। मानसिक रोगियों का इस दौर में भी कोई इलाज उपलब्ध नहीं था, क्योंकि पर्टिकुलर मानसिक रोगियों के लिए एक असाइलम जहां पर मानसिक रोगियों को रखा जाने लगा इंग्लैंड में, और उस पहले असाइलम का नाम था बेथलम असाइलम। उस पर्टिकुलर पहले असाइलम का नाम था बेथलम असाइलम। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कि मानसिक रोगियों के लिए बनाया जाने वाला फर्स्ट असाइलम कौन सा था, मानसिक रोगियों के लिए बनाया जाने वाला फर्स्ट असाइलम कौन सा था? तो इंग्लैंड में मानसिक रोगियों के लिए पहला असाइलम बना और उस पर्टिकुलर असाइलम का नाम था बेथलम असाइलम। तो ये दूसरा फेज देख लीजिए, दूसरे फेज को नाम दे रहे हैं अपन पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। इकट्ठा करो किनको? जब जनसंख्या बड़ी होगी तो मानसिक रोगी भी बढ़े होंगे। अब एक एक को नहीं, बहुत सारे जितने भी मानसिक रोगी हैं सभी को इकट्ठा करो, गांव से दूर जंगल में छोड़ दो, कोई छोटा सा घर उनके लिए बना दो और खाने पीने की सप्लाई भी जारी रखो। इस तरह का व्यवहार, तो जो पहले मारने वाला टेरर मानसिक रोगियों का था या जो लोग व्यवहार कर रहे थे वो वाला बंद हो गया, और इस पर्टिकुलर दौर को नाम दिया गया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की अपन बात कर रहे हैं, जिसके अंदर पहला पीरियड था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, जहां पर भूत प्रेत या आत्मा को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता था, कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। उसके बाद दूसरा पीरियड आया जिसका नाम है पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। यहां भी मानसिक रोगियों का कोई उपचार उपलब्ध नहीं था, परंतु मानसिक रोगियों के लिए असाइलम स्थापित हो गए, और मानसिक रोगियों के लिए बनाया जाने वाला पहले असाइलम का नाम था बेथलम असाइलम। इसके बाद पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ी, साथ में मेडिकल साइंस का भी विकास हुआ, और मेडिकल साइंस का विकास होने के बाद गांवों तक सुविधाएं पहुंची, मेडिकल फैसिलिटी पहुंची। तो जो फिजिशियन होते थे, चूंकि मेडिकल साइंस इन बातों पर ना पहले यकीन करता था ना आज यकीन करता है कि ऐसा कुछ अस्तित्व होता भी है, तो वहां पर जो फिजिशियन होते थे जो गांव में या शहरों में इलाज करते थे, जब कभी उनके पास इस तरह के केस आते और उनको पता चलता कि मानसिक रोगियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने कहा मानवतावाद के नाते यह सारी की सारी बातें गलत हैं। आप कैसे एक इंसान को कैद करके बाहर रख सकते हो? ये तो निहायत ही गलत है। तो वहां पर लोगों ने विरोध किया कि फिर इनका क्या किया जाए। तो फिजिशियंस ने इन मरीजों के इलाज में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। बोले तो इलाज उपलब्ध नहीं था, परंतु ये मेडिकल साइंस वाले लोगों ने ये कहा कि कम से कम इनको बेसिक नीड की तो पूर्ति कराओ। बेसिक नीड बोले तो रोटी कपड़ा मकान तो मिलना चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर अगला दौर आया, इसमें मानवतावाद डेवलप हो गए, और जो डॉक्टर या फिजिशियन होते थे वो मानसिक रोगियों के इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे, अलग अलग तरीके से उनका इलाज किया जाने लगा।
कभी बेहोशी की दवा देकर उनको बेहोश करने लगे, रीस्ट्रेन भी उनको करने लगे, परंतु किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर इलाज उस दौर में भी उपलब्ध नहीं हुआ। किसी भी तरह का कोई पर्टिकुलर इलाज उस दौर में भी उपलब्ध नहीं हुआ, परंतु मानसिक रोगियों के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो गई और जो जनरल अस्पताल थे वहीं पर इनको भर्ती किया जाने लगा और जनरल अस्पताल में एक अलग से वार्ड बन गया जहां पर इन मानसिक रोगियों को रखा जाने लगा और उनको रोटी कपड़ा मकान दिया जाने लगा। तो ये जो तीसरा दौर आया जहां पर फिजिशियन मानसिक रोगियों के इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे, इस पर्टिकुलर तीसरे दौर में अपन बात कर सकते हैं मानवतावादी विचार डेवलप हो गए और इस पीरियड को नाम दिया गया ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। इस पर्टिकुलर पीरियड को नाम दिया गया ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, मानवतावादी पीरियड। और इस पर्टिकुलर मानवतावादी पीरियड के अंदर अपन बात करें तो फिजिशियन मानसिक रोगियों के इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे। यानी यहां अपन बात करेंगे फिजिशियन टेक्स या डॉक्टर्स took interest in the treatment of mentally ill person, in the treatment of mentally ill person, मानसिक रोगियों के इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे फिजिशियन। बेसिक नीड की पूर्ति की जाने लगी। बेसिक नीड की पूर्ति मानसिक रोगियों के लिए की जाने लगी। बेसिक नीड बोले तो रोटी कपड़ा और मकान इनको दिया जाने लगा। इनको जनरल हॉस्पिटल में ही भर्ती कराया जाने लगा, परंतु क्या अस्पताल में भर्ती करके इनका किसी तरह का कोई इलाज किया जाता था? नहीं, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। तो इस दौर में भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। इस तीसरे फेज में भी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। तो यहां भी अपन बोलेंगे नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटली इल पर्सन। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटली इल पर्सन। तो पहला दौर कौन सा हुआ? दैट वाज द पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, शक और संदेह वाला दौर। दूसरा दौर कौन सा हुआ? पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, इकट्ठा करो, गांव से बाहर असाइलम में छोड़ाओ। तीसरा दौर मानवतावादी दौर, जहां पर फिजिशियन इन लोगों को अस्पताल में रखने लगे, कम से कम इनको बेसिक नीड की पूर्ति किया जाना सक्षम होने लगा, परंतु इस दौर में भी कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं हुआ। इसके बाद साइंस जैसे जैसे एडवांस हुई, इन मानसिक रोगियों के ट्रीटमेंट के लिए डिस्कवरी की जाने लगी। और इनिशियली दौर में अपन बात करें 1880 में, सबसे पहले 1880 में गॉटलिब के द्वारा, सन 1880 में कौन सा दौर था अभी चर्चा करेंगे अपन। गॉटलिब के द्वारा इन मानसिक रोगियों के लिए जो पर्टिकुलर किसी मेजर मानसिक रोग से सफर कर रहे थे, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट डिजाइन किया गया, हालांकि जो कुछ ही दिन चला और बाद में बंद कर दिया। इस ट्रीटमेंट का रूपरेखा थी एक तो न्यूरोसर्जन के द्वारा और एक साइकेट्रिस्ट के द्वारा। ब्रेन का जो पर्टिकुलर लोब कमजोर हो गया है मानसिक रोगी का, उस पर्टिकुलर लोब या डैमेज पार्ट को निकाला जाने लगा। 2-4-5% ऐसे भी मानसिक रोगी थे जो उस लोब को निकालने के बाद या उस ब्रेन के छोटे से पार्ट को निकालने के बाद सही हो गए। तो मानसिक रोगियों के ब्रेन की सर्जरी की जाने लगी। मानसिक रोगियों के ब्रेन की सर्जरी की जाने लगी और इस पर्टिकुलर सर्जरी को नाम दिया गया साइको सर्जरी। इस पर्टिकुलर सर्जरी को नाम दिया गया साइको सर्जरी, क्योंकि यह ट्रीटमेंट वर्तमान में साइकेट्री में विद्यमान नहीं है।
परंतु एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है या कहीं पर यह वर्ड आपको देखने को मिले, साइको सर्जरी। व्हाट इज दिस? मानसिक रोगियों के ब्रेन की सर्जरी, जिसके अंदर रोल होता है साइकेट्रिस्ट का। और प्रथम किसके द्वारा डेवलप किया गया? आंसर है गॉटलिब के द्वारा डेवलप किया गया और 1880 में डेवलप किया गया। जिसके अंदर ब्रेन के किसी भी डैमेज एरिया को, जिसके अंदर ब्रेन के किसी भी डैमेज एरिया को जो मिलता, उस डैमेज एरिया को रिमूव कर दिया जाता, उस डैमेज एरिया को रिमूव कर दिया जाता और उसके बाद मानसिक रोगियों के व्यवहार में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाता। अब चूंकि यह सर्जरी साइकेट्रिस्ट तो करेगा नहीं, तो न्यूरो सर्जन का रोल यहां पर मैंडेटरी है। तो ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पार्ट में को रिमूव करना, डैमेज पार्ट को रिमूव करना, यह पर्टिकुलर प्रोसीजर कहलाया साइको सर्जरी, जिसको दिया गया गॉटलिब के द्वारा सबसे पहले 1880 में। चूंकि यह 1930-1936 तक चला, वर्तमान में इसको पूरी तरीके से इग्नोर किया हुआ है, क्योंकि इस तरीके से सर्जरी होना, वर्तमान में जो कंसेप्ट अपन पढ़ते हैं, खासकर जो मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर है, उनमें ब्रेन में कोई पैथोलॉजी मिलती नहीं। और जब पैथोलॉजी मिलेगी नहीं तो सर्जरी होना कैसे संभावित है? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, गॉटलिब के द्वारा सबसे पहले विकसित की गई मानसिक रोगियों के लिए एक थेरेपी, जिसको इन्होंने नाम दिया था साइको सर्जरी। इसके बाद मानसिक रोगियों का इलाज किया जाने लगा एनेस्थीसिया देकर, कि भैया कोई बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है और लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, बेहोश कर दो। अब चूंकि बेहोश करने का मतलब है एनेस्थीसिया देना, तो एनेस्थीसिया पुराने टाइम के अंदर डोज की कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं होती थी, तो लंबे समय तक बेहोश रहता पर्सन, 48 घंटे 72 घंटे तक, और कई बार मर भी जाता। क्योंकि उसको भी बैन कर दिया गया कि यार यहां तो आप हत्या कर रहे हो मरीज की। उसके बाद एक नया ट्रीटमेंट विकसित हुआ, जिसको विकसित किया मैनफर्ड सेकल ने। एक नया ट्रीटमेंट मानसिक रोगियों के लिए विकसित हुआ, जिसको मैनफर्ड सेकल ने इसकी स्टार्टिंग की, और इसकी स्टार्टिंग की गई 1927 में। इसकी स्टार्टिंग की गई 1927 में, क्योंकि इसको पब्लिश इन्होंने किया और साइकेट्री में एज ए ट्रीटमेंट के रूप में इसको काम में लिया जाने लगा 1933 में। यहां पर आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी बुक्स के अंदर अलग अलग में ये दो अलग अलग डाटा आपको देखने को मिले। 1927 वाला भी ठीक है और 1933 वाला भी ठीक है। किस तरह की थेरेपी थी और ये एग्जाम में आ जाए तो क्या आंसर देना है, अभी उसको डील करेंगे अपन। तो मैनफर्ड सेकल ने किस तरीके से ट्रीटमेंट को विकसित किया? ये मानसिक रोगी, ये मेंटल असाइलम में भर्ती, बहुत ज्यादा उग्र हो रहा है, अब यह किसी के काबू में नहीं आ रहा। 4 लोग हैं जो इसको संभालने में लगे हुए हैं, पकड़ा हुआ है, तो आखिर कब तक इसको पकड़े रखेंगे? कुछ तो इसको करना पड़ेगा। तो जब यह मानसिक रोगी बहुत ज्यादा उग्र हो गया है, तो उस दौर में इंसुलिन की खोज हो गई थी। उस दौर में इंसुलिन की खोज हो गई थी, तो इस मरीज को इंसुलिन का लार्ज डोज लगा दिया गया। उस पर्टिकुलर दौर में इंसुलिन का लार्ज डोज लगा दिया गया, क्योंकि इसको डायबिटीज थोड़ी है। यहां कॉमन सेंस की बात करें कि मरीज को डायबिटीज थोड़ी है, नहीं है, फिर भी इसको इंसुलिन लगा दिया। अब चूंकि इंसुलिन इसको लगाया है, तो कॉमन सेंस की बात है कि बिना डायबिटीज के इंसुलिन लगाया जाएगा तो इसके शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, और जब शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ब्रेन में भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा। जब शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ब्रेन में भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा। हाइपोग्लाइसीमिया का परिणाम ये इंसान बेहोश, लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन लगाने का परिणाम यह होगा कि यह इंसान बेहोश हो जाएगा, बोले तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, बोले तो अनकॉन्शियस हो जाएगा। अच्छा, अनकॉन्शियस होने का क्या फायदा कि जो 4-6 सज्जनों ने इसको पकड़ा हुआ था, अब वो रिलैक्स हो गए कि चलो बेहोश हो गया तो बढ़िया है। 4-6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बेहोश रहने दो, 10 घंटे बाद कि भैया अब तो होश में लाएं। अच्छा, वापस से इसको होश में लाना है,
वापस से इसको होश में लाना है, तो इसको होश में लाने के लिए यहां पर वापस से इसको होश में लाने के लिए लगाया जाता डेक्सट्रोज 10 या 25%। हाइपोग्लाइसीमिया से बेहोश हुआ है, ग्लूकोज दे दो, सही हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया से बेहोश हुआ है, ग्लूकोज दे दो, सही हो जाएगा। तो इसको ग्लूकोज दिया जाता, इसको ग्लूकोज दिया जाता D10 या D25%। उसके बाद इंसान वापस से कॉन्शियस हो जाता, इसके बाद इंसान वापस से कॉन्शियस हो जाता। कॉन्शियस होने के बाद ऐसा देखा गया कि जितना उग्र ये पहले था, इंसुलिन लगाने से पहले जितना वायलेंट हो रहा था, इसकी वायोलेंसी आधी रह गई। इसका मतलब है इंसुलिन लगाने से अपन ने मानसिक रोगी को काबू में कर लिया। इंसुलिन लगाकर अपन ने मानसिक रोगी को काबू में कर लिया। किस तरीके से काबू में किया कि इंसुलिन लगाकर मरीज को कोमा जैसी अवस्था में भेज दिया। ये 10 घंटे तक बेहोश रहा, कोई नहीं, 15 घंटे बेहोश रख लो। जब इसको ग्लूकोज लगाएंगे तभी तो वापस से होश में आने वाला है। तो यहां पर 10-20 घंटे तक बेहोश रखा जाता तो अस्थायी कोमा जैसी अवस्था हो गई। अस्थायी कोमा जैसी अवस्था हो गई तो मैनफर्ड साइकिल के द्वारा डेवलप की जाने वाली इस पर्टिकुलर थेरेपी को नाम दिया गया इंसुलिन कोमा थेरेपी। इस पर्टिकुलर थेरेपी को नाम दिया गया इंसुलिन कोमा थेरेपी, या इसी को नाम दिया गया इंसुलिन शॉक थेरेपी। तो इस पर्टिकुलर थेरेपी का भी साइकेट्रिक के फील्ड में कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया गया। इस पर्टिकुलर थेरेपी का भी साइकेट्रिक के फील्ड में कुछ पर्टिकुलर दिनों तक इस्तेमाल किया गया। कैसे इस्तेमाल किया गया? एक मानसिक रोगी है जो बहुत ज्यादा वायलेंट है, एक मानसिक रोगी है जो बहुत ज्यादा वायलेंट है। अब उसको काबू में रखने का क्या उपाय किया जाए इस पर्टिकुलर थेरेपी के द्वारा? ये वायलेंट पेशेंट है तो उसको लार्ज डोज इंसुलिन की लगा दो। यहां पर लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन इज एडमिनिस्टर्ड। अच्छा, ये डोज लगाने का परिणाम क्या होने वाला है कि मरीज के शरीर में क्या डेवलप हो जाएगा? आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया। ब्रेन में भी क्या हो जाएगा? आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया होने का परिणाम क्या होगा? द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस। जो मरीज है वह अनकॉन्शियस हो जाएगा। अब यह अनकॉन्शियस रहा 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे। अब इसको वापस से होश में लाना है। वापस से होश में लाना है तो वापस से होश में लाने के लिए क्या एडमिनिस्टर करना पड़ेगा? बेहोश क्यों हुआ है? ग्लूकोज कम हो गया, क्या लगा दो? ग्लूकोज लगा दो। तो यहां एडमिनिस्टर करेंगे अपन D10 या D25%, और इसको लगाने के बाद मरीज कॉन्शियस हो जाएगा। इसको लगाने के बाद मरीज कॉन्शियस हो जाएगा। तो इंसुलिन के द्वारा मरीज को कुछ अस्थायी समय तक कोमा में भिजवाने के मेथड को इंसुलिन कोमा थेरेपी या इंसुलिन शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। इस पर्टिकुलर थेरेपी को विकसित किया मैनफर्ड साइकिल के द्वारा। 1927 में इसको विकसित किया इन्होंने। पहली बार मरीज पर एक्सपेरिमेंट किए, पर साइकेट्रिक के फील्ड में इसका ऑथेंटिफिकेशन और डॉक्टरों के द्वारा इसको अपनाया गया। यानी इन्होंने पर्टिकुलर इस मेथड या थेरेपी को पब्लिश किया 1933 में। परंतु वाई द इंसुलिन कोमा थेरेपी वाज गिवन एट, कब इसको दिया गया था? तो आंसर आपको 1927 देना। ये दोनों डाटा आपको अलग अलग किताबों में देखने को मिलेंगे, दोनों ही सही है। इन्होंने पहले मरीज पर जो एक्सपेरिमेंट किया वो 1927 में किया, परंतु इन्होंने साइकेट्रिक के फील्ड में इसको अप्लाई करने के लिए और डॉक्टरों ने इसको अप्लाई किया वो 1933 में किया। तो दोनों डाटा मिलेंगे। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंसुलिन शॉक थेरेपी
या इंसुलिन कोमा थेरेपी की खोज कब हुई? तो आंसर देना है 1927 में। किस तरीके से अप्लाई करते हैं इस थेरेपी को? तो किसी भी वायलेंट मरीज को कंट्रोल में करने के लिए इंसुलिन का लार्ज डोज लगा दिया जाता है। लार्ज डोज लगाने के बाद इंसान के शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, जिससे इंसान अस्थायी तौर पर कोमा में चला जाता है। कोमा में जाने के बाद 8, 10, 12 घंटे बाद वापस से उसको होश में लाना है तो D10 या D25% एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसकी वजह से मरीज वापस से कॉन्शियस अवस्था में आ जाता है। अब चूंकि यहां पर 3-4 साल तक यह थेरेपी रन की, क्योंकि साइकेट्रिक के फील्ड में अभी तक अपन ने डिस्कस कर लिया कोई इलाज था ही नहीं। साइको सर्जरी चलाई, वो भी बंद कर दी कि बिना मतलब के किसी इंसान का ब्रेन निकाल रहे हो आप, तो ये तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। फिर ये जो थेरेपी चली तो 2-3 साल तक काफी अच्छा रन किया, परंतु इसके बाद इसके नेगेटिव इफेक्ट सामने आना स्टार्ट हो। नेगेटिव इफेक्ट ये आया कि बहुत बार, पहली बात तो आप खुद सोचो, एक नॉर्मल इंसान को इंसुलिन देना कहां का इंसाफ है? आप और मुझे डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, अपन को लगातार इंसुलिन लगा रहे हैं, दैट इज द माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस की श्रेणी में आएगा। चलो इलाज नहीं है, इसको लगा रहे हैं, बट इसका दुष्परिणाम ये सामने कि इंसान को कोमा में भेजने के लिए जब इंसुलिन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाने लगा तो बहुत सारे मरीजों में जब इंसुलिन की लार्ज डोज लगाई तो वह कोमा में गए तो सही, वह कोमा में गए तो सही, परंतु जब उनको होश में लाने के लिए ये लगाया तो वह उस कोमा से वापस नहीं आए। बोले तो कोमा में गए तो सही, बट कोमा से वापस नहीं आए। इसका जनरल सा मतलब क्या माने अपन की ब्रेन में इतना ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया कि इंसान का ब्रेन डैमेज हो गया। इतना ज्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया कि इंसान का ब्रेन डैमेज हो गया। इसका मतलब है इस थेरेपी से तो आप इंसान का मर्डर कर रहे हो। मानसिक रोगी को इंसुलिन बिना मतलब के लगा रहे हो, यह कोई इलाज का तरीका थोड़ी है। तो 2, 4, 5 साल बाद इस पर्टिकुलर थेरेपी को भी बैन कर दिया और अभी वर्तमान में यह पर्टिकुलर थेरेपी मानसिक रोगियों के लिए काम में नहीं ली जाती है, क्योंकि शुरुआत में ही इसका साइड इफेक्ट देखा गया कि बहुत सारे मानसिक रोगी जब बेहोश या कोमा में भेजने के लिए इंसुलिन लगाया तो इंसुलिन लगाने के बाद वह कोमा में गए तो सही, परंतु कोमा वाली अवस्था से वापस नहीं आए, इसलिए इस पर्टिकुलर थेरेपी को बंद कर दिया गया। तो यह थेरेपी भी कोई काम नहीं आई, क्योंकि ये जो एरा चल रहा है जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर एरा में अलग अलग तरह के इलाज खोजे जा रहे हैं। अभी परमानेंट कोई इलाज नहीं मिला है। इसको अपन नाम देंगे, इस पर्टिकुलर एरा को नाम दिया गया साइंटिफिक एरा। इस पर्टिकुलर एरा को नाम दिया गया साइंटिफिक एरा या साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड द मेंटल इल पर्सन या मेंटल इल पेशेंट। तो जिस पीरियड की अपन बात कर रहे हैं जिसमें साइको सर्जरी विकसित हो गई, जिसमें इंसुलिन कोमा थेरेपी विकसित हो गई, इस पर्टिकुलर एरा का नाम है साइंटिफिक पीरियड। बोले तो ट्रीटमेंट सामने आने लगा। 1860 के बाद से मानसिक रोगियों पर ध्यान दिया जाने लगा और इनका ट्रीटमेंट सामने आने लगा। इस ट्रीटमेंट की फॉर्म में सबसे पहला ट्रीटमेंट सामने आया गॉटलिब के द्वारा साइको सर्जरी, जो फेल हो गई, आगे इसका इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद मैनफर्ड सैकल के द्वारा अगला ट्रीटमेंट अस्तित्व में आया, यह भी फेल हो गया, कारगर साबित नहीं हुआ। इसका नाम था इंसुलिन शॉक थेरेपी या इंसुलिन कोमा थेरेपी। इसके बाद सन 1938 की अपन बात करें, इसके बाद 1938 की अपन बात करें तो 1938 में सबसे पहले नाम से परिचित हो जाएं आप। नाम है गो सेलेरिटी, नाम है गो सेलेरिटी। एंड ल्यूसिनोबिनी। हालांकि पहला श्रेय ऊपर वाले नेम को जाता है गो सेलेरिटी को। ल्यूसिनोबिनी ये मेंटल असाइलम के अंदर वर्क कर रहे थे।
मेंटल असाइलम में वर्क करते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। किस तरह की डिस्कवरी की, इसको समझें आप। मेंटल असाइलम में बहुत सारे मरीज भर्ती थे, बहुत सारे मरीज भर्ती थे, मान के चलो 50 मरीज भर्ती थे। इन 50 मरीज में से 5 मरीज ऐसे थे जिनको फिट्स आते थे, 5 मरीज ऐसे थे जिनको फिट्स आते थे। इन 5 मरीजों को फिट्स आते थे। यह मानसिक रोगियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो मेंटल हॉस्पिटल में एक प्रोसेस होता है जहां पर हर मानसिक रोगी का मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है। जब इनका 50 के 50 का ये गोसेलेटी और ल्यूसिनो बिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इन 5 मरीजों के व्यवहार में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इन 5 मरीजों के व्यवहार में इंप्रूवमेंट आ रहा है। क्यों इंप्रूवमेंट आ रहा है बिना दवाई के? दवाई या इलाज तो है ही नहीं। तो इन्होंने इन 5 में एक कॉमन चीज देखी। इन्होंने इन 5 में एक कॉमन चीज देखी और वो कॉमन चीज ये थी कि इन 5 मरीजों में हर तीसरे चौथे दिन कन्वल्जन आ रहे थे। इन 5 मरीजों में हर तीसरे चौथे दिन कन्वल्जन आ रहे थे। कन्वल्जन आने की वजह से इनके व्यवहार में इंप्रूवमेंट आ रहा था। कन्वल्जन आने की वजह से इनके व्यवहार में इंप्रूवमेंट आ रहा था। तो इनके द्वारा यह कंसेप्ट लगाया गया कि कन्वल्जन आना मानसिक रोग को ठीक कर सकता है। इंसान में ये 5 मानसिक रोगी ठीक हो रहे। 50 में से 45 की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनमें जो मानसिक रोग है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। ये 5 में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। 5 में एक कॉमन चीज क्या मिली, इनमें क्या आ रहे हैं 5 में कन्वल्जन। तो इन्होंने ये कंसेप्ट ढूंढा कि मानसिक रोगियों में कन्वल्जन आना अच्छी बात है। अच्छा, मानसिक रोगियों में कन्वल्जन आ रहे हैं, इसका मतलब ब्रेन वेव में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है। और मानसिक रोगियों में कन्वल्जन आने से उनके व्यवहार में इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये जो बाकी के बचे हुए 45 रोगी हैं जिनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, यदि कोई ऐसा मेथड विकसित किया जाए जिसकी वजह से इनमें भी इंप्रूवमेंट आने लग जाए। और क्या मेथड विकसित करें कि इनमें भी कन्वल्जन आने लग जाए। अच्छा, फिर इन्होंने मरीजों में कन्वल्जन लाने के तरीके ढूंढे, मशीन बनाई, करंट डिसाइड हुआ, टाइम डिसाइड हुआ और एक डिस्कवरी कर दी जिसकी वजह से मरीजों में इलेक्ट्रिक करंट लगाने से कन्वल्जन आने लगे। मरीजों में इलेक्ट्रिक करंट लगाने से कन्वल्जन आने लगे। तो ये जो थेरेपी इनके द्वारा विकसित की गई, शुरुआत में इस पर्टिकुलर थेरेपी को इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी या इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी। इनके द्वारा शुरुआत में इस पर्टिकुलर थेरेपी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, बोले तो EST। अब चूंकि ये नाम देकर इन्होंने गलती कर दी, बाद में आलोचना सहन करनी पड़ी कि भैया यहां पर शॉक में थोड़ी जा रहा है मरीज। हां, इलेक्ट्रो वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो वो तो सही है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट लगा रहे हो, पर यहां पर इलेक्ट्रिक करंट लगाने के बाद इंसान शॉक में नहीं जा रहा। इलेक्ट्रिक करंट लगाने के बाद मरीज में कन्वल्जन आ रहे हैं। तो उसके बाद इसका नाम चेंज हुआ और इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रो कन्वल्जन थेरेपी। इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रो कन्वल्जन थेरेपी। और यह साइकेट्रिक के फील्ड में एक अभूतपूर्व या रिवोल्यूटरी चेंजअप था। बोला जाए तो साइकेट्रिक के फील्ड में पहली बार मरीजों के ट्रीटमेंट के लिए कुछ डिस्कवरी हुई थी और उस पर्टिकुलर डिस्कवरी को नाम दिया गया ECT। ECT की खोज 1938 में गोसेलेटी और ल्यूसिनो बिनी के द्वारा की गई। कहीं भी किसी किताब में EST लिखा हुआ मिले या ECT लिखा हुआ मिले तो एक ही बात है, आज जिसको अपन ECT बोलते हैं पहले उसको EST नाम दिया गया था। किस तरीके से मशीन बनाई, कितना करंट लगाते हैं, कहां इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कितने लोगों की आवश्यकता होती है, ये ECT का पूरा 2 घंटे का लेक्चर है जो अपन फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी अपन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं
तो साइकेट्रिक के फील्ड में मानसिक रोगियों के इलाज के लिए सबसे पहला ट्रीटमेंट उपलब्ध हो गया और यह एक क्रांतिकारी खोज थी जो साइकेट्रिक के फील्ड में हुई, जिसका श्रेय गोसेलेटी और ल्यूसिनो बिनी को जाता है। और इस पर्टिकुलर खोज के बाद हर मानसिक रोगी का इलाज किया जाने लगा। खासकर जो मेजर मानसिक रोगी ल्यूनेटिक असाइलम या मेंटल असाइलम में भर्ती होते हैं उन सबको ईसीटी दी जाने लगी और ईसीटी देने के बाद मरीज के व्यवहार में बहुत ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट देखा जाने लगा। परंतु उस दौर में भी इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होने लगे और उन साइड इफेक्ट की वजह से इसमें लगातार परिवर्तन किया गया। तो पहले जो इन्होंने खोज की थी ईसीटी की, उसका नाम था डायरेक्ट ईसीटी, पर आज के दौर में इसको बिल्कुल ही बदल दिया है और इसको इनडायरेक्ट ईसीटी या मॉडिफाइड ईसीटी नाम दे दिया है, जो मरीज को बेहोश करके लगाते हैं। 2017 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी इंडियन मेंटल हेल्थ केयर बिल पास किया गया और उस बिल में क्लियर सा प्रावधान है कि जो पुरानी वाली डायरेक्ट ईसीटी है आज के बाद किसी भी अस्पताल में उसको नहीं लगाया जाए। पूरी तरीके से बैन कर दिया है। जितने भी मेंटल असाइलम हैं इंडिया में या मेंटल हॉस्पिटल हैं, वर्तमान में वहां डायरेक्ट ईसीटी बंद है। अभी वर्तमान में जो ईसीटी वहां लग रही है उसका नाम है इनडायरेक्ट ईसीटी या मॉडिफाइड ईसीटी। तो पर्टिकुलर ये थेरेपी डिस्कवर हो गई 1938 में, क्रांतिकारी डिस्कवरी हो गई। इसके बाद किसी तरह की मानसिक रोगियों के लिए दवाई उपलब्ध नहीं थी। तो सन 1950 में न्यूरोलॉजी वार्ड में जो मरीज भर्ती थे उनके लिए एक दवाई आई जिसका नाम था क्लोरप्रोमेजीन। उस पर्टिकुलर दवाई का नाम था क्लोरप्रोमेजीन। बहुत बार ये नाम आएगा। इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे सीपीजेड, शॉर्ट में अपन इसको नाम देंगे सीपीजेड। चूंकि 1950 में न्यूरोलॉजी वाले मरीजों पर इस दवाई का प्रयोग किया गया तो उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसके बाद इस दवाई को न्यूरोलॉजी वाले मरीजों में बैन कर दिया और मानसिक रोगियों में इसको दिया जाने लगा तो बहुत ही अच्छा आउटपुट मरीजों को मिलने लगा। और ये इस पर्टिकुलर दवाई को साइकोसिस वाले मरीजों पर काम में लिया जाने लगा और साइकोसिस में 50% से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आने लगा। तो इस पहली पर्टिकुलर दवाई को नाम दिया एंटी साइकोटिक ड्रग। इसका प्रयोग 1952 में किया जाने लगा। तो 1952 में 1938 में तो ईसीटी की खोज हो गई और 1952 में पहली एंटी साइकोटिक दवाई डिस्कवर हुई। क्वेश्चन आए सीपीजेड की खोज कब हुई है? 1952 में। तो 1952 में फर्स्ट एंटी साइकोटिक दवाई डिस्कवर हो गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एंटी साइकोटिक ड्रग? द आंसर इज क्लोरप्रोमेजीन। इसका आंसर है क्लोरप्रोमेजीन। तो पहली एंटी साइकोटिक दवाई 1952 में डिस्कवर हुई। अब अपने पास दो हथियार हो गए। पहला तो मानसिक रोगियों के लिए ईसीटी लगाई जाने लगी और दूसरा दवाई भी डिस्कवर हो गई। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं। अभी तो लेटेस्ट में हजारों तरह की दवाइयां हैं। इनका इस्तेमाल तो काफी कम हो गया है, हालांकि आज भी इस्तेमाल करते हैं बट पहले से कम हो गया है। तो अल्टीमेटली बहुत सारी दवाइयां हैं और दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग के द्वारा भी मरीज को ठीक किया जाता है। तो कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लान हैं मानसिक रोगियों के लिए जो वर्तमान में उपलब्ध है? कौन कौन से ट्रीटमेंट प्लान हैं मानसिक रोगियों के लिए जो वर्तमान में उपलब्ध हैं? यहां पर अपन बोलेंगे ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल इल पर्सन। ट्रीटमेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटल इल पर्सन। देखें, आज के बाद पूरी साइकेट्री में किसी भी तरह का मानसिक रोग मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस मानसिक रोग के ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट की जब भी चर्चा होगी तो ये तीन शब्द आपके दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए।
चूंकि रोग की प्रवृत्ति को देखकर फिर अपन डिसाइड करेंगे कि उसको ये वाला इलाज दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये वाला इलाज दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो एक ट्रीटमेंट जो मानसिक रोगियों को दिया जाता है, इट इज द ईसीटी। दूसरा, उनको दवाइयां दी जाती हैं। अच्छा, दवाइयां देना, जिस ब्रांच में इनका अध्ययन करते हैं उसका नाम है, चूंकि अपन ने तो एक दवाई का नाम लिया है, हजारों दवाइयां हैं जो मानसिक रोगियों को देते हैं। तो कौन कौन सी दवाइयां हैं उनको अपन अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। उन दवाइयों को किस कैटेगरी में डाला जाए, तो उन दवाइयों को अपन नाम देना चाहेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी। तो मानसिक रोगियों के इलाज का पहला एस्पेक्ट तो हो गया ईसीटी, दूसरा हो गया साइकोफार्मेकोलॉजी, और तीसरा एस्पेक्ट जो अभी प्रचलन में है और काफी कारगर भी साबित हो रहा है, दैट इज द साइकोथेरेपी। तो किसी भी तरह का मानसिक रोग हो, किसी भी तरह का मानसिक रोग हो, उसका इलाज शब्द जब आएगा तो आपके मन में ये 3 शब्द आने चाहिए। केवल आपके मन में ये 3 शब्द आने चाहिए। कौन कौन से? ईसीटी, साइकोलॉजी और साइकोथेरेपी। तो ये डिस्कवरी हुई साइकेट्रिक के फील्ड में। कौन सा एरा पढ़ रहे हैं अपन? कौन सा एरा पढ़ रहे हैं? देखो, सबसे पहले पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, देन पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, देन ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, और उसके बाद ये एरा चल रहा है साइंटिफिक एरा। पहली खोज गॉटलिब के द्वारा 1880 में साइको सर्जरी खोजी गई। फिर 1927 में मैनफर्ड सेकल के द्वारा इंसुलिन कोमा थेरेपी या इंसुलिन शॉक थेरेपी खोजी गई। उसके बाद 1938 में गोसेलेटी और ल्यूसिनो बिनी के द्वारा ईसीटी की डिस्कवरी हुई, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था या क्रांतिकारी खोज थी साइकेट्रिक के फील्ड में। उसके बाद फर्स्ट एंटी साइकोटिक दवाई की खोज हुई जिसका नाम था क्लोरप्रोमेजिन, बोले तो सीपीजेड। अब यहां से मैंने आपको एक पॉइंट निकाल के समझाया है। आज के बाद कभी भी मैं कोई मानसिक रोग पढ़ाऊंगा और उसमें ट्रीटमेंट शब्द लिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा बताओ क्या इलाज होना संभव है, तो ये 3 शब्द आपके 3 वर्ड आपके दिमाग में आने चाहिए। कौन कौन से? ईसीटी, साइकोफार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी। इज दैट क्लियर? उसके बाद अभी वर्तमान में जो दौर चल रहा है 5वां पीरियड, उस 5वें पीरियड को अपन नाम दे रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में साइकेट्री में कौन सा एरा चल रहा है, तो आपको नाम देना है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। तो आपको नाम देना है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। साइकेट्री में ही नहीं, जितनी भी बीमारियां हैं सब में यही दौर चल रहा है कि बीमारी को होने से पहले ही रोक दिया जाए। अब चूंकि पीरियड ऑफ प्रिवेंशन में 3 लेवल पर प्रिवेंशन करते हैं अपन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये भी मैं आपको ब्रॉड वे में पढ़ाने वाला हूं। जब अपन कम्युनिटी साइकेट्री पढ़ेंगे तो लेवल ऑफ प्रिवेंशन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज के दौर में, आज की डेट में आपसे कहा जाए साइकेट्रिक के फील्ड में कौन सा एरा चल रहा है, आंसर है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन, जहां पर अपन चाहते हैं कि लोगों में मानसिक रोग होने से पहले ही उसको ठीक कर दिया जाए या मानसिक रोग होने की संभावनाओं को खत्म कर दिया जाए। तो ये 5 एरा हैं जो साइकेट्रिक के फील्ड में डेवलप हुए। आई थिंक टोटली आपको सबको समराइज करके मैं बताऊं क्या पढ़ाया मैंने। मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री। किस तरीके से डेवलप हुई? तो साइकेट्रिक के फील्ड में सबसे पहला पीरियड आया जिसका नाम था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन शब्द का मतलब है शक और संदेह करना। शुरुआती दौर के अंदर मानसिक रोग किसी में भी होता तो सारे के सारे लोगों के द्वारा यह शक और संदेह किया जाता कि इस इंसान में कोई भूत प्रेत या आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। अब यह आत्मा इसको छोड़ने वाली नहीं है, यह आत्मा एक से दूसरे तीसरे शरीर में प्रवेश करेगी। इसको गांव से बाहर छोड़ दो, जंगल में पेड़ से बांध दो, पत्थर बरसाओ और मार डालो, इसी में पूरे गांव वालों की भलाई है। भूत प्रेत को या ब्लैक स्पिरिट को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता। इसको नाम दिया गया पीरियड ऑफ परसिक्यूशन।
अगले दौर में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, मानसिक रोगी भी बढ़े होंगे, क्योंकि सुविधाएं या मेडिकल सुविधाएं इनके लिए विकसित नहीं हुई, क्योंकि मानसिक रोग नाम की चीज थी नहीं। तो जब बहुत सारे लोग मानसिक रोगी होने लगे तो सभी को इकट्ठा करके गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया जाता, घर बना दिया उनको रहने का, खाना पीना भी दे देते, बोला जाए तो इकट्ठा करो और गांव से बाहर जंगल में छोड़ दो। उसको नाम दिया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, उसको नाम दिया पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन। इस पीरियड में भी मानसिक रोगियों का किसी तरह का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। इसके बाद फिजिशियन और डॉक्टर इंटरेस्ट लेने लगे कि यार अत्याचार मत करो, इनको हमारे अस्पताल में लाओ, और कुछ नहीं तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, रोटी कपड़ा मकान तो देंगे बेचारों को, बेसिक नीड तो मिलेगी। तो डॉक्टर्स इन मरीजों के इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे। इसका नाम था पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी पीरियड डेवलप हुआ। इस पीरियड में भी किसी तरह का कोई इलाज मानसिक रोगियों के लिए उपलब्ध नहीं था। जितना भी इलाज मानसिक रोगियों के लिए आया, उस पर्टिकुलर पीरियड को नाम दिया गया साइंटिफिक एरा। उस पर्टिकुलर पीरियड को नाम दिया गया साइंटिफिक एरा, जिसके अंदर साइको सर्जरी आई जो फेल हो गई। उसके बाद इंसुलिन कोमा थेरेपी या शॉक थेरेपी आई जो फेल हो गई। जो फेल नहीं हुए इलाज 1938 में ईसीटी आई जो अभी तक चल रही है, और 1952 में पहली एंटीसाइकोटिक दवाई क्लोरप्रोमेजिन आई, और उसके बाद हजारों दवाइयां अभी तक आ चुकी हैं जिनका इस्तेमाल अपन कर रहे हैं। उसके बाद 1960 के बाद से जो पर्टिकुलर दौर विद्यमान है या चल रहा है, उस पर्टिकुलर दौर को नाम देते हैं पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। उस पर्टिकुलर दौर का नाम है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। तो वर्तमान में कौन सा दौर चल रहा है? आंसर है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। इज दैट क्लियर? तो ये पांचों तरह के पीरियड हो गए, इनमें होने वाली डिस्कवरी हो गई। फिर से शुरू से ही रिवाइज कराया जाए, यहां से अपन ने लेक्चर की शुरुआत की है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पहला टॉपिक देखें आप, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्री। सबसे पहला पीरियड, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, जहां पर मानसिक रोगियों के लिए, मानसिक रोगों को के लिए गोस्ट या ब्लैक स्पिरिट को जिम्मेदार माना जाता था। इन लोगों के साथ क्रूरता की जाती थी, जंगल में छोड़कर पेड़ से बांधकर इनको मार दिया जाता था, शक या संदेह किया जाता था। इन रोगियों के लिए कोई भी ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था। इसके बाद जब जनसंख्या बढ़ी और मानसिक रोगियों के नंबर भी बढ़े, तो सारे मानसिक रोगियों को गांव से इकट्ठा करके गांव से दूर किसी रहने वाली जगह पर छोड़ दिया जाता, और खाना पीना भी दिया जाने लगा। बोले तो जो मारना था वो बंद हो गया। तो इस पर्टिकुलर दौर में मेंटली इल पेशेंट के लिए असाइलम या आश्रय स्थल का निर्माण हुआ, परंतु इस दौर में भी इनका कोई बेसिक ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं था। यहां आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट असाइलम की स्थापना या फर्स्ट असाइलम कौन सा था? आंसर है बेथलम असाइलम वाज द फर्स्ट मेंटल असाइलम। तीसरा दौर आया ह्यूमैनिटेरियन पीरियड, मानवतावादी इलाज में इंटरेस्ट लेने लगे। कम से कम इनको रोटी कपड़ा मकान तो दिया जाने लगा, बेसिक नीड की पूर्ति की जाने लगी, परंतु इस दौर में भी इन रोगियों का किसी तरह का कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। उसके बाद अगला दौर आया जिसका नाम है साइंटिफिक पीरियड, जिसमें कई सारी खोज हुई, कुछ तो प्रचलन में है और कुछ को बैन कर दिया। सबसे पहले गॉटलिब के द्वारा 1880 में साइको सर्जरी, जहां पर ब्रेन के डैमेज पार्ट, या जब लगता कि इस पार्ट की वजह से मरीज में इलनेस हुई है तो उसको निकाल दिया जाता, जो कारगर नहीं रहा, इसको बंद कर दिया गया। दूसरी थेरेपी, जहां मरीज को काबू में करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाने लगा। इस पर्टिकुलर थेरेपी को मैनफर्ड सेकल ने 1927 में दिया, जिसमें मानसिक रोगियों को वायलेंट मरीज में लार्ज डोज ऑफ इंसुलिन के लगा दिए जाते, जिससे इंसान टेम्परेली कोमा जैसी अवस्था में चला जाता, और कोमा से वापस लाना है तो डेक्सट्रोज उसको दिया जाता। इस पर्टिकुलर थेरेपी को इंसुलिन कोमा थेरेपी या इंसुलिन शॉक थेरेपी नाम दिया, परंतु अनएथिकल इलाज था,
किसी भी नॉर्मल इंसान में इंसुलिन लगा रहे हो बिना डायबिटीज मेलाइटस के? नो, बस उसको काबू में करने के लिए लगा रहे हो? नहीं। और इसका परिणाम यह रहा कि जब ये थेरेपी प्रचलन में आई और बहुत सारे लोगों में इंसुलिन शॉक कोमा थेरेपी को यूज किया, तो बहुत सारे मानसिक रोगी कोमा में गए तो सही, परंतु कोमा से वापस नहीं आए। अल्टीमेटली इस थेरेपी को बंद करना पड़ा। आगे अपन बढ़े। जो मेन डिस्कवरी या क्रांतिकारी खोज हुई वो सन 1938 में गोसेलेटी और ल्यूसिनो बिनी के द्वारा हुई, जिसको नाम दिया इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी या इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। दो तरीके से जो इन्होंने खोजी थी वो डायरेक्ट ईसीटी थी, अभी वर्तमान में बैन है। आजकल अपन इनडायरेक्ट ईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। क्या है इसको पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। 1952 में पहली एंटीसाइकोटिक दवाई की खोज हुई जिसका नाम था सीपीजेड। ये सारी डिस्कवरी साइंटिफिक एरा में हो रही है, सारी की सारी साइंटिफिक एरा में हो रही है। तो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक दवाई 1952 में आई। अब तो हजारों तरह की दवाइयां हैं। तो मानसिक रोगियों के इलाज के आज 3 पहलू उपलब्ध हैं। आज वर्तमान में मानसिक रोगियों के इलाज के 3 पहलू उपलब्ध हैं। कौन कौन से? नंबर 1 ईसीटी, नंबर 2 साइकोफार्मेकोलॉजी और नंबर 3 साइकोथेरेपी। हर मानसिक रोग में जब ट्रीटमेंट आए तो ये 3 शब्द आपके दिमाग में आने चाहिए। वर्तमान में कौन सा दौर अभी चल रहा है? तो आंसर है पीरियड ऑफ प्रिवेंशन। इज दैट क्लियर? तो ये शायद टोटली आपको समझ में आ गया, हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट। अब इसमें अगला टॉपिक अपन डील करेंगे। हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट में नर्सिंग में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या माइलस्टोन है जो अपने इंडिया में अचीव किए, क्या क्या माइलस्टोन है जो वर्ल्ड में अचीव हुए। तो कुछ बाकी है जिसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर की समरी की बात करें, जो कभी ना भूलने वाली चीज है, दिमाग में फिक्स बिठा लेनी है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं तो पहला शब्द परसिक्यूशन कभी भी आएगा तो हमेशा इसका अर्थ होगा शक करना या संदेह करना। परसिक्यूशन दिमाग में बिठा लो आप, परसिक्यूशन शक करना या संदेह करना। पॉइंट नंबर 2, इंसुलिन कोमा थेरेपी को किसके द्वारा और कब दिया गया? आंसर है मैनफर्ड सैकल के द्वारा 1927 में दिया गया। नंबर 3, ईसीटी की खोज कब और किसने की? सन 1938 में गोसेलेटी और ल्यूसिनो बिनी के द्वारा की गई। अगला, फर्स्ट एंटीसाइकोटिक दवाई का नाम क्लोरप्रोमेजीन सीपीजेड कब आई? 1952 के अंतर्गत आई। उसके अलावा किसी भी तरह का मानसिक रोग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और यहां हेडिंग लिखूंगा ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट एस्पेक्ट, तो आंसर आपके दिमाग में 3 शब्द घूमने चाहिए। फिर अपन डिसाइड करेंगे क्या देना है और क्या नहीं देना। क्या घूमने चाहिए? ईसीटी, साइकोफार्मेकोलॉजी और साइकोथेरेपी। इज दैट क्लियर? तो ये इसके की पॉइंट हो गए जो लास्ट में रिवीजन के तौर पर आपको बता दिए। तो टाइम हैज ओवर। उम्मीद कि आपको सारा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन फिर मिलेंगे और ये जो लास्ट के पॉइंट बचे हुए हैं हिस्ट्री में, खासकर नर्सिंग की हिस्ट्री में, उसको अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।